Hello friends, this is Ravi Verma from KCMT College, Bareilly. In continuation of our series of e-tutorials, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वो सभी विद्यार्थी जो कि कॉमर्स या मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बट द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट कैन ऑल्सो गेट help of this PPT to understand about what the financial statement analysis is, what for it is, how it is useful, and the respective types of analysis. So coming forth to the topic, the first slide is what is financial statement analysis. Now once we talk about the financial statement analysis, it is the process of reviewing and analyzing a company's financial statements to make better economic decisions. These statements include income statement, balance sheet, statement of cash flows, and a statement of changes in equity. Financial statement analysis is a method or process involving specific techniques for evaluating risk, performance, financial health and future prospects of an organization. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस से सिंपल मतलब ये है कि हम स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करके अलग अलग टूल्स को अप्लाई करके उनसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और उन इन्फॉर्मेशंस के माध्यम से हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का लाभ, ऑर्गेनाइजेशन की कार्यप्रणाली, ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और भविष्य में ये संस्था लाभकारी है या इस संस्था में यदि कोई कमी आ रही है तो उस कमी को जानने की हम कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाई, क्यों? चूँकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें बिजनेस के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने में सुविधा होती है, इसलिए ये लाभकारी है। कोई भी स्ट्रेटेजिक या शॉर्ट टर्म बिजनेस डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाना संभव हो जाता है और जिस भी सप्लायर कस्टमर से हम टेंडर कर रहे हैं उस सप्लायर और कस्टमर के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। प्रायः फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं बिजनेस ओनर्स, business management, prospective investors, lenders, suppliers and customers. Now next comes the question about what are its objectives. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से सबसे पहला फ़ायदा हमें ये होता है कि हम पूर्व में किए गए प्रयासों की तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं और वो प्रयास कितने लाभकारी थे इसकी जानकारी हमें हो पाती है। इसके साथ साथ हम वर्तमान परिवेश में व्यवसाय के होने वाली गतिविधियों का आंकलन कर पाते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास कौन से लाभकारी या भविष्य में ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम और ग्रो कर सकते हैं, हमें इसकी जानकारी हो पाती है। यदि कोई बैंकरप्सी हो रही हो ऐसे में हमें इसकी जानकारी मिल जाती है और हम अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को जान पाते हैं, उनके डिटेल्स को समझ पाते हैं और उनको कैसे और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, हमें इसके संदर्भ में जानकारी मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चंस, व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस। यदि हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक कस्टमर के नाते, एक शेयर होल्डर के नाते सबसे पहला इम्पोर्टेंस है वेदर टू होल्ड द शेयर और नॉट। शेयर को रोके रखें या नहीं, ये डिपेंड करता है जब हमारे पास कंपनी का वास्तविक वित्तीय परिस्थिति का हमें ज्ञान हो। दूसरा, डिसीजन एंड प्लान्स अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरा, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, किसी भी कंपनी को कितना लोन कैपिटल देना है इसकी पूरी जानकारी हम उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सत्यता को जांचकर हम पता कर सकते हैं और फर्दर कितना इन्वेस्ट करें या ना करें ये निर्णय ले पाना हमारे पास स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के माध्यम से आसान हो जाता है।
फिर सवाल आता है कि ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस हमारे लिए इस तरीके से फ़ायदेमंद है, पर कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से ऐसे एनालिसिस के टाइप्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं। टाइप्स की यदि बात की जाए तो टाइप्स को बेसिकली 3 पार्ट में 3 कंसिडरेशंस के आधार पे बांटा गया है। पहला समय, दूसरा मॉडस ऑपरेंडी और तीसरा उसका उपयोग। अब समय के आधार पे जो एनालिसिस को बांटा गया उसको बांटा गया 2 पार्ट में। पहला आया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करें तो वर्किंग कैपिटल पोजीशन एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, रिटर्न एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इन सभी चीज़ों को हमने कंसिडर किया शॉर्ट टर्म एनालिसिस के टाइप्स में। फिर आए लॉन्ग टर्म। जैसा कि टर्म है लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर आया कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। दूसरा पहलू हुआ एनालिसिस को बांटने का मटेरियल यूज़ के आधार पे, कहाँ का मटेरियल यूज़ हो रहा है और किसके माध्यम से हो रहा है। इस आधार पे एनालिसिस के जो टाइप डिसाइड किए गए वो है 2। पहला इंटरनल एनालिसिस जो कि प्राय मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, दूसरा एक्सटर्नल एनालिसिस जो कि एक्सटर्नल पार्टीज़ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तीसरा जो बांटने का कैटेगरी हुआ वो हुआ मॉडस ऑपरेंडी। इसमें 2 टाइप के एनालिसिस आते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल, जिसमें कि हम नंबर ऑफ ईयर्स, एक ट्रेंड डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, ईयर आफ्टर ईयर के डाटा को लेकर उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। दूसरा हुआ वर्टिकल, जहां हम किसी एक साल के ही स्टेटमेंट के अंदर के बाइफरकेशंस को प्रॉपरली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी यदि हम ब्रीफ करना चाहें तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस 3 हुए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडस ऑपरेंडी as horizontal and vertical, and on the basis of material used as internal and external. Now next comes the questions about the limitations. हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमारे लिए हर तरीके से लाभकारी हैं, पर यदि इस एनालिसिस को प्रॉपरली ना किया जाए, इस एनालिसिस में कहीं कोई कमी रह जाए या जो टूल अप्लाई किया जा रहा है उस टूल के एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाए तो ये हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब हम जानते हैं कैसे। पहला, मिसलीड द यूज़र। सही तरीके से यदि एनालाइज ना किया जाए तो ये जानकारी यूज़र को मिसलीड कर सकती है, उसके डिसीजन को प्रभावित कर सकती है। नॉट यूज़फुल फॉर प्लानिंग। जब हम एनालिसिस कर रहे हैं ये डेटा वो है जो कि पहले का है, अतीत का है। ऐसे में पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे करंट और फ्यूचर पोजीशन को डिटरमाइन करना ये आसान नहीं होता। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हमारे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी होती है, प्रॉफिट या लॉस तो है, पर प्रॉपर टीम मैनेजमेंट की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशन कैसा है, ये डेटा भी बहुत ज़रूरी होता है किसी कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग होने के लिए। ये चीज़ें इसमें मौजूद नहीं होती। कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। समय दर समय मुद्रास्फीति चेंज होती रहती है, ठीक है, आर्थिक परिस्थितियां भी परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसे में स्टेटमेंट्स को 2 अलग अलग वर्षों के स्टेटमेंट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कंपेयर कर पाना संभव नहीं होता। और अंततः यदि इन सभी पहलुओं में कहीं ना कहीं यदि कोई कमी रह जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस को सीरियसली ना लिया जाए, तो सीधी सी बात है हमारा जो भी जजमेंट होगा वो रॉन्ग होगा। इसीलिए एक ही बहुत ही तार्किक सेंटेंस दिया गया, द लिमिटेशंस मेंशन्ड अबव अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मेक इट क्लियर दैट द एनालिसिस इज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट एन एंड टू इटसेल्फ। ये एक साधन है ना कि साध्य। साधन का सही से उपयोग करना किसी भी उचित निर्णय के लिए आवश्यक होता है। अंततः मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये इस पीपीटी के माध्यम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को समझने में सुविधा हुई होगी। धन्यवाद।